अच्छा शिवम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने ये विधा सीखी। आज की डेट में इस योग के भारत की कला है, तो थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका योगा के प्रति रुझान कैसे है। सबसे पहले अगर मैं योग की बात करूं तो योगा एज अ स्पोर्ट्स में खेलता था स्कूल टाइम पे, जब मैं 6th क्लास में था। तो वहां से हम डिफरेंट स्कूल्स जाते थे कंपटीशन करने, और वहां पर हम देखते थे कि जो जितने डिफिकल्ट पोस्चर करेगा उसको उतना प्राइज मिलता है वहां पर, या सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, और फिर इंसान नेशनल लेवल तक अप्रोच करता है। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट बना, स्कूल से मैंने 6th क्लास से स्टार्ट किया। फिर मेरा स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि थी, तो मैंने फिजिकल एजुकेशन में, जिसको हम पीटीआई कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो मैंने वो सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है फिजिकल एजुकेशन में, जिसमें मेरा एक सब्जेक्ट योगा भी था। तो योगा को जब मैंने डीपली पढ़ा तो मुझे पता लगा कि योगा तो सिर्फ पोस्चर है ही नहीं, इसके बियॉन्ड काफ़ी सारी चीज़ें योगा में आती हैं। तो तब मेरा इंटरेस्ट योगा की तरफ बिल्कुल शिफ्ट हो गया कि मुझे बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ योगा को और डीप जानना है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना 1 साल का डिप्लोमा किया मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, जो कि एक ऑटोनोमस संस्थान है कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली में। उसके बाद जब मैंने पढ़ा कि ये तो बहुत गहरा ज्ञान है, तो उसके बाद फिर मैंने और मुझे इंटरेस्ट आया। उसके बाद फिर मैंने अपनी एमए की योगा साइंस में उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से। अब मैं रिसेंटली परस्यू कर रहा हूँ अपनी पीएचडी योगा साइंस के अंदर ही। और फिर योगा को जब मैंने डीप जाना तो मुझे पता लगा कि ये तो आसन से बहुत बियॉन्ड है। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अब इस तरह से चल रही है। तो आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है कि कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करें? shivyogsannam.com है, इस पे इंसान कर सकता है। और अगर ये मीडियम अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है आपको, तो आप सीधा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके पास कनेक्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं। तो चलिए अभी शिवम से मैं भी कुछ सीख लेता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे, और कुछ आज फिजिकल एक्सरसाइज है या योगा है, तो थोड़ा योगा करके शिवम हमको दिखाएगा, छोटे छोटे टिप्स आपको बताएगा, जो कि इजी, मतलब जो इजी स्टेप होते हैं। क्योंकि योगा ऐसा है कि एकदम से आप हार्ड स्टेप नहीं कर सकते, धीरे धीरे उसको, क्योंकि बॉडी एक ऐसी होती है कि बॉडी में धीरे धीरे में लचीलापन आना चाहिए। अब ये तो एक्सपर्ट है, इनको तो आदत है, ये तो कितना भी हार्ड जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चले अभी हमारे यहाँ पे मंदिर है नागराजा मंदिर का, जय हो नागराजा मंदिर। और यहाँ पे हमें अच्छी लोकेशन मिली है, क्योंकि अभी सुबह सुबह मैंने बताया कि धूप है और यहाँ पे जमीन में घास में ओस गिरी हुई है। हालांकि हम इस जंगल से आ रहे हैं, यहाँ पे एक लोकेशन मिली थी हमें, लेकिन वहाँ पे अभी घास जमी हुई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिलहाल मंदिर में जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सूर्य की रोशनी भी आ रही है और थोड़ा अच्छा भी व्यू भी आएगा। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं योग गुरु शिवम थपलियाल से योग के कुछ टिप्स, जो आपके काम भी आएंगे और मेरे काम भी आएंगी। तो नमस्कार, सबसे पहले आपको अपना एक योगा मैट लेना है। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप अपनी एक कालीन या दरी बिछा सकते हैं, और उसके बिल्कुल सेंटर पार्ट में आपको अपने सुखासन को धारण कर लेना है। सुखासन में उन लोगों को बैठना है जिनके घुटनों में काफी दर्द रहता है और जो स्टैंडिंग पोजीशन पे ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन प्रोटोकॉल की, जो सामान्यतः हर कोई कर सकता है इन क्रियाओं को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रीवा की क्रिया को। तो आपको सबसे पहले सुखासन में बैठ जाना है, जिसमें आप कंफर्टेबल होकर लंबे समय तक बैठ सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी मेरुदंड यानी कि स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अगर आपकी स्पाइन पे हंच है तो आपको बैक एक यानी कि कमर दर्द की समस्या बढ़ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपने अपनी कमर को सीधा रखना है। अब बात करते हैं जो हमारे मेजर जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, पहले हमें उनको एक्टिव करना होता है, तब सूर्य नमस्कार करना होता है, फिर आसन, और फिर ऐसे ही आगे अभ्यास को बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठ गए। उसके बाद अपनी ग्रीवा की क्रिया को करने के लिए हमें क्या करना है, श्वास भरते हुए ग्रीवा को ऊपर ले जाना है, और प्रश्वास करते हुए नीचे की तरफ चिन को टच करना है। नेक मसल्स को बहुत ही रिलैक्स रखना है आपको। इनहेलेशन करते हुए नेक अप, एक्सहेलेशन करते हुए नेक डाउन। इसी तरह आपको 5 से 10 रेपिटेशंस करनी है, 5 से 10 बार करना है, ताकि आपकी मसल्स एक्टिव हो जाए। इसके बाद सेकंड क्रिया में श्वास भरते हुए वक्षस्थल यानी कि चेस्ट को आपको ब्रॉड करना है, एंड देन एक्सहेल करते हुए चिन को अपने शोल्डर के जितना आप क्लोज ला सकते हैं उतना लाना है। फिर दोबारा से श्वास भरनी है और फिर प्रश्वास करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह आपको राइट से लेफ्ट 5 से 10 बार करना है। इसके बाद नेक की रोटेशन आती है। तो सबसे पहले चिन को नीचे ऐसे प्लेस करें। अब अपने कानों को कंधों के जितना आप समीप, जितना क्लोज लेके आ सकते हैं उतना आना है। श्वास की प्रक्रिया क्या रहेगी, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो श्वास भर रहे हैं, और जब नीचे आ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं।
तो इसी तरह फिर आपको 5 बार रिवर्स भी करना है, अपोजिट डायरेक्शन में भी करना है। तो 5 बार आपने राइट साइड किया, 5 बार आपने लेफ्ट साइड किया। इस तरह क्या होगा, हमारी जो ग्रीवा है, नेक मसल्स हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। उसके बाद अपने कंधों को कैसे आपने ओपन करना है, शोल्डर्स को जिनको सर्वाइकल की समस्या रहती है, या राउंड बैक या शोल्डर्स, कंधे बहुत दर्द करते हैं। अब बात करेंगे हम कंधों की, जिनको फ्रोजन शोल्डर्स की दिक्कत ज्यादा रहती है, कंधों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, अकड़न रहती है, जिस वजह से आपकी गर्दन भी पेन करती है कभी कभी। तो उसके लिए आपको सिंपल क्रिया क्या करनी है, आप बैठे हुए हैं कंफर्टेबल, उसके बाद हाथों को अपने ऐसे साइड पे रखना है, श्वास भरते हुए बिल्कुल सीधी, उंगलियों को बिल्कुल सीधा करना है, ऊपर ले जाना है, और प्रश्वास, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ हाथों को लाना है। इसी तरह 5 से 10 बार सांस भरी और सांस छोड़ी। इसके भी आपको 5 से 10 स्टार्टिंग में करने हैं, फिर धीरे धीरे आपको रेपिटेशंस बढ़ानी है, यानी कि 20, 25 और 30, मैक्सिमम 30 तक आप ले जा सकते हैं अगर आप अच्छे अभ्यासी हैं तो। अदरवाइज आप 5 से 10 बार भी करेंगे स्टार्टिंग में तो आपको पेन नहीं होगा, नेक्स्ट डे इजीली कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम स्पाइन के लिए, जिनको कमर दर्द की बहुत समस्या रहती है, उनके पास टाइम बहुत कम है और वो चाहते हैं कि हमारा कमर दर्द ठीक हो जाए। तो सबसे पहले क्या करें, अपनी कमर को सीधा रखें, हाथों को कंधों के बिल्कुल बराबर लाएं, शोल्डर लेवल पे, यहां से श्वास भरें, प्रश्वास करते हुए अपने, अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को पहले पीछे प्लेस करें, राइट हैंड को घुटने पर रखें और अपनी छाती को जितना फैला सकते हैं फैलाते हुए पीछे की तरफ देखना है। फिर आप दोबारा श्वास भरेंगे, हाथों को कंधे के समान लाएंगे, फिर राइट साइड। तो इससे क्या होता है, कमर पूरी ट्विस्ट हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इससे भी सिंपल है, दोनों हाथों को आप सामने लाए शोल्डर के, यहां पर आपने श्वास भरी, प्रश्वास करते हुए ये, तो इससे क्या होगा, आपकी जो साइड मसल्स हैं वो पूरी इजीली ओपन हो जाएंगी। फिर इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन पे। तो इसी तरह आपको 5 से 10 बार करना है। और कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मतलब इतनी स्टिफनेस रहती है कि सुबह उठते हुए बेड से उठा नहीं जाता कमर में, तो उसका मतलब यही है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, वहां पर जो न्यूट्रिशन पहुंचता है हमारे रक्त के द्वारा, जो हम भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, शरीर जो ग्रहण करता है, तो वो उस एरिया तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए वो आपकी स्पाइन है वो रिपेयर नहीं हो पा रही है। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा मैकेनिज्म बना होता है कि जितनी भी टूट फूट होती है मसल्स में, मांसपेशियों में, वो भोजन की ऊर्जा के द्वारा खुद ही रिपेयर हो जाती है। अगर वो नहीं हो पाई तो उसका मतलब उस एरिया में रक्त का संचार कम हो चुका है। तो ये सारी क्रियाएं करने से क्या होता है, उस एरिया में इंपैक्ट पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है। तो इसके पीछे की साइंस ही है। अब आपने जब कमर को फ्लेक्सिबल बना लिया, थोड़ा ओपन कर लिया, उसके बाद हम अब खड़े होकर, अब जो लोग खड़े होकर कर सकते हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूँ वो लोग क्या कर सकते हैं। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप एक सामान्य, बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्पाइन पे, कमर पे, पैरों में कोई दर्द नहीं है, और तब भी आप क्या कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझ स्थिति में आ जाना है। अलर्ट पोजीशन कहते हैं हम हमेशा, और हमेशा अपने मध्य भाग में रहें योगा मैट के, राइट लेफ्ट या आगे पीछे ना रहें। जिससे क्या होगा, अगर आप गलती से डिसबैलेंस होते तो अपने मैट पर ही आप सेफली लैंड करें। ऐसा ना हो कि आप मैट के बाहर जाके आपको चोट लग जाए, इसलिए मैट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझ स्थिति में आ जाएं। जो क्रिया मैंने आपको 3 बताई, ग्रीवा कंधों के लिए, भुजाओं के लिए, और आपकी मेरुदंड यानी कि कमर के लिए, तो ये क्रिया तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, और खड़े होकर तो डेफिनेटली आपको करनी ही है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, कमर दर्द, और अगर जिसको बहुत ज्यादा स्टिफ बैक लगती है, पैरों में कंधे जितना अंतर करें, आप दोनों हाथों को सामने की तरफ रखें, यहां से श्वास करें और प्रश्वास करते हुए सबसे पहले दाहिनी तरफ पीछे, जितना यथासंभव जितना हो सके उतना पीछे जाना, फिर दोबारा से श्वास भरनी है और प्रश्वास करनी है। इस पे एक सावधानी आपको देनी है कि जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपकी ना यहाँ की जो मसल्स हैं, नसें हैं, वो नस जैसे हम चढ़ जाती है लेग्स में, पैरों पे, वैसी यहाँ की भी मसल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो आप पीछे करेंगे तो हो सकता है वो कमर की जो नस है वो चढ़ जाए। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ करना है आपको। आप गए, हो सकता है आप इतना ही जा पाए, तो इतना ही आप पहले दिन करें। जब आप ये कॉन्टिन्यूस कर लेंगे 10 से 20 बार, तो क्या होगा, कमर थोड़ी आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप थोड़ा फ्लो फास्ट भी कर सकते हैं इसको। यहां से श्वास भरी
तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जो लोअर बैक वाला एरिया वो प्रॉपर खुल जाएगा। ये तो हो गई लोअर बैक की समस्या जिन लोगों को रहती है, वो ये व्यायाम कर सकते हैं, क्रियाएं कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया श्वास प्रश्वास का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर ये योग नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सजगता आपकी श्वास पर नहीं है। इसलिए श्वास का महत्व योग में बहुत ज्यादा है। अब जब आप अपनी लोअर बैक को ओपन कर लेंगे, जो आपकी निचली कमर है उसके मसल्स जब थोड़े एक्टिव हो जाए, वार्म हो जाए, उसके बाद अपने अपने वक्षस्थल वाले भाग, यानी कि अब जिन लोगों को अपर बैक की समस्या रहती है, या जो मोस्टली लैपटॉप पे काम करते हैं, या कुर्सी पे बैठने का तरीका ये है जिससे कमर दर्द और गर्दन में दर्द रहता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले आप समस्थिति में के बाद पैरों पे गैप करेंगे, कंधे जितना जितना आपने लोअर बैक की एक्सरसाइज के लिए किया था, क्रिया के लिए किया था। अब अपर बैक के लिए क्या करना है, आपको दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। अब ये चीज ध्यान रखनी है, आपके जो ये हाथ हैं कान से पीछे, ऐसा नहीं कि सर पीछे जा रहा है, ये गलत तरीका है, इससे आपकी स्पाइन पे इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कोशिश करें दोनों हाथ कान से जितना पीछे आप ले जाएं, मतलब आपको ये जो छाती है, चेस्ट है, इसको ओपन करना है ज्यादा से ज्यादा, और फिर प्रश्वास करते हुए हाथ को नीचे लाना है। श्वास भरनी है, प्रश्वास करनी है। फिर इसी तरह आप जब 5 से 10 स्टार्टिंग, जब इनिशियल डेज हैं आपके, मतलब शुरुआत कर रहे हैं योग अभ्यास की, तो 5 से 10 बार, इससे ज्यादा ना करें। जब एक हफ्ता कंटिन्यू हो जाए आपको, तब आपको 10 से 20 जाना है। तो अब जब ये चीज कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी छाती ओपन होने लग जाएगी। जिन लोगों को मतलब लंग्स की प्रॉब्लम भी रहती है, वो भी ढंग से इस पे क्योर हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जब आपका अभ्यास और अच्छा हो जाए, तो आप अपर बैक को, लोअर बैक को, दोनों की क्रिया एक साथ मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। कंधे जितना अंतर पैर में रहेगा, दोनों हाथ लोअर बैक पे रहेगी। ये जो कोनियां हैं, इनको आपको जितना पीछे हो सके उतना ले जाना है। कोनियों को पीछे ले जाने से क्या होता है, आपका वक्षस्थल यानी कि छाती और एक्सपेंड हो जाती है, खुल जाती है। तो यहीं से फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन में श्वास भरेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे जितना हो सके, और फिर घुटनों को सीधे रखना है आपने, और यहां 90 डिग्री लाना है। फिर दोबारा श्वास भरेंगे और प्रश्वास करेंगे। शुरुआत में बहुत धीरे करना है, जब अभ्यास आपका अच्छा हो जाए तब आपको स्पीड अप करनी है, तब आपको एक्सरसाइज को थोड़ा स्पीड पे बढ़ा सकते हैं। कैसे, श्वास के साथ। बट आपको जब शुरुआत कर रहे हैं तब ऐसी क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आ सकता है जरूरत से ज्यादा। क्योंकि मोस्टली आप क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, इतने सालों से जो मसल्स है वो यूज ही नहीं हुए हैं। तो कोशिश ये करें कि धीरे धीरे शुरुआत करें। और मैं आपको कह सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप ये क्रिया कर लें तो डेफिनेटली आपके शरीर में किसी भी तरह का पेन है वो आपको विद इन 6 months इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगी। बट कोशिश ये है कि आपको निरंतर करना है, कॉन्टिन्यूअस रखना है, प्रोसेस छोड़ना नहीं है, विश्वास रखना है योग में। अब जब आपकी पूरी स्पाइन ओपन हो गई, कंधे ओपन हो गए, ग्रीवा वाला भाग ओपन हो गया है, उसके बाद बात आती है हमारे पेल्विक एरिया की। जिन लोगों को अपने पेल्विक, इस एरिया में, हिप्स वाले एरिया पे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उससे रिलेटेड इश्यू जिन लोगों को रहता है, तो वो क्या कर सकते हैं, हाथों को सामने रख के श्वास भरनी है आपको सबसे पहले तो, और प्रश्वास करते हुए हल्का सा घुटनों को मोड़ना है और नीचे जाना है। फिर दोबारा श्वास भरनी है, प्रश्वास करते हुए नीचे आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है आपको। तो इसी तरह आप 5 से 10 बार शुरुआत में कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी न्यूट्रिशन जो आप भोजन ग्रहण मतलब ले रहे हैं शरीर में, तो वो ऊर्जा आपकी मांसपेशियों तक प्रॉपर पहुंचेगी। और वो किसके थ्रू पहुंचती है, रक्त संचार के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचती है। क्योंकि आप जो खा रहे हैं अगर शरीर में लग ही नहीं रहा, तो आप कभी भी बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर पाएगी, डेड सेल्स को। तो कोशिश क्या करें, अगर हाथ सामने नहीं रख पा रहे हैं तो सपोर्ट भी ले सकते हैं दीवार का। ऐसे नहीं है कि आपको विदाउट सपोर्ट करना, अगर एज ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो कोशिश करें सांस छोड़ के नीचे जाने की। घुटने पंजों से ज्यादा आगे नहीं आने चाहिए, अन्यथा क्या होगा, आपको नी पेन बढ़ सकता है। तो आप हल्का हल्का करें, जिससे क्या हो, आपकी जो ये थाइज मसल्स हैं, ये जो हमारे बटक्स हैं, हिप्स हैं, हिप मसल्स हैं, पीछे की हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हालांकि नाम आपके लिए थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, बट मैं आपको बता दूं, ये जो मांसपेशियां होती हैं आपके पैरों के पीछे की, आपके निदम की मांसपेशियां और आपकी झंगा यानी कि झंगा मुझ, इनकी मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए, आप एक्टिव करने के लिए ये चीज कर सकते हैं।
धीरे धीरे अभ्यास अच्छा हो जाए 10 से 20 बार भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी ब्लड आपका सर्कुलेट करेगा इस एरिया पे। अब हमने थाइस की बात कर ली, अब थाइस के बाद आते हैं पिंडलियों पे, यानी कि काफ मसल्स पे और आपके जो एंकल्स होते हैं वहां की बात कर लेते हैं कि वहां रक्त संचार कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी क्रिया है वहां के लिए। तो आपने एक क्रिया देखी होगी, हमेशा श्वास भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठाते हैं फिर नीचे लाते हैं। तो इसी तरह 5 से 10 बार आपको अपनी पिंडलियों के लिए, काफ मसल्स के लिए भी ये स्ट्रेच करनी है। श्वास भरते हुए ऊपर, प्रश्वास करते हुए नीचे। श्वास प्रश्वास का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब ये क्रिया हो जाए तब आप पैरों को ओपन कर सकते हैं, जितना आपके कंधे हैं जितने, उससे थोड़ा सा ज्यादा या आप कम भी कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, जब आपका बैलेंस बन जाए। सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं ये क्रिया। ऊपर उठानी है हील्स और फिर नीचे की तरफ प्लेस करनी है, यानी कि श्वास भरते हुए ऊपर, प्रश्वास करते हुए नीचे। तो ये जो बेसिक मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया, सामान्य प्रोटोकॉल है, इसको हर व्यक्ति कर सकता है जिसको कोई सी भी बीमारी, अगर वो सफर कर रहा है किसी भी डिजीज से, किसी भी बीमारी से परेशान है, तो वो इंसान भी सिंपल से सिंपल प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी पे काफी हद तक बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, जो भी न्यूट्रिशन है बॉडी पे कंप्लीट पहुंचेंगे ब्लड सप्लाई के थ्रू। तो ये मैंने आपको बताया, मेजर जॉइंट्स यही होते हैं एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए। यही एक मेजर जॉइंट्स और मांसपेशियां हैं। अगर आप इस पे ही काम करेंगे शुरुआती दिनों में, तो आपको वहीं से अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन से मांसपेशियां और जॉइंट्स मैंने आपको बताया, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं, आपको दोबारा से याद दिला देता हूं। सबसे पहले हमने गर्दन की बात की, फिर हमने अपने कंधों की बात की, फिर हमने अपनी लोअर बैक, निचली कमर की बात की, फिर हमने अपर बैक, जो हमारा ऊपरी भाग है मेरुदंड का, तो फिर पूरी मेरुदंड की बात की, फिर हमने अपनी थाइस की बात की, हमने अपनी हिप्स की बात की, बटक्स की बात की, फिर हमने अपनी काफ मसल्स यानी कि पिंडलियों की बात की, और फिर हमने एंकल जॉइंट की बात करी। तो स्टार्टिंग में आप इतना भी अभ्यास करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जरूर बढ़ेंगे। तो आपसे ही यही अनुरोध है कि आप स्टार्टिंग में इतना अभ्यास पहले करें, और डेफिनेटली इस तरह के अभ्यास में आपके लिए हर बीमारी के लिए, कि किस बीमारी में कौन सा अभ्यास करना चाहिए, तो उसके लिए मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर वीडियोस लाने वाला हूं। तो आप इस तरह की क्रिया पहले करें, और डेफिनेटली ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए आगे लाता रहूंगा। अगर आपको इस तरह का अभ्यास और चाहिए, तो इस तरह का अभ्यास मैं अपने नए यूट्यूब चैनल, क्योंकि वो चैनल मैंने नया बनाया है, शिव योग सदनम, उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फोटो भी शो रही होगी चैनल की कि कौन सी इमेज लगी हुई है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, जिससे कि आप इजीली चैनल तक पहुंच पाए, जिसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं उस पर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत जल्द और लाने वाला हूं, डिटेल में बताने वाला हूं कि इस अभ्यास को करने से शरीर में क्या परिवर्तन आता है, किस तरह रक्त का संचार बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से भोजन आपको लेने हैं जो शरीर में आपको अभ्यास में आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह का कंटेंट मैं अपने चैनल पे लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाना आसान नहीं होता। बड़ी परेशानियों के साथ सुबह के समय में इस तरह का कंटेंट लाना, आप पहाड़ों के बीच से आप लोगों के पास, तो आसान नहीं होता। तो मैं इसका श्रेय दादाजी को भी, अपने दादाजी को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना प्रयास किया सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, और तब जाके ये वीडियो बनाना संभव हो पाया, क्योंकि काफी कठिनाई आती है पहाड़ों में इस तरह की वीडियो बनाने में, क्योंकि आपको सुबह सुबह योग का अभ्यास करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले इंसान को यम नियम पालन करना होता है, आलस्य को छोड़ना होता है। तो उसका इस वीडियो का श्रेय मैं दादाजी को देना चाहूंगा। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, उनके चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं या आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक नंबर हाईलाइट हो रहा होगा स्क्रीन पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल कांटेक्ट भी है। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है और आप फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज भी करेंगे तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा विद इन 1 डे, जिसमें अगर आपको किस तरह की परेशानी हो रही है और आप काफी ज्यादा मतलब परेशान है उस समस्या को लेकर, और क्योर नहीं हो पा रही है, ठीक नहीं हो पा रही है, काफी सालों से आप परेशान है, या नजला हो सकता है, किसी तरह का कमर, किसी शरीर में किसी तरह का भी आपको पेन रहता है, दर्द रहता है, तो उसके लिए सारे ही प्रोटोकॉल योगा में अवेलेबल हैं, जो मैं आपको इजीली अवेलेबल करा सकता हूं। तो आप मेरे से जुड़ना चाहें, या दिल्ली एनसीआर में कोई भी योगा क्लासेस लेना चाहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो इस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ योगिक क्रियाएं बताने जा रहा हूं, बट उससे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि जो योगिक क्रियाएं मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत मेजर प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जैसे कि माइग्रेन, साइनस की प्रॉब्लम से,
अस्थमा की प्रॉब्लम से जिनको कफ बहुत ज्यादा रहता है, नजला बन जाता है उनके, और जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्पेशली फीमेल्स जिनके पीरियड्स काफी डिले हो जाते हैं, इस तरह की इन बेसिक क्रियाओं को करके आप उन तक को क्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको जो क्रियाएं बताने जा रहा हूं, ये सारी मेजर से मेजर और छोटी से छोटी बीमारियां, यानी बड़ी से बड़ी बीमारियां और छोटी से छोटी बीमारियां, उन सभी को क्योर करने में आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग का स्टेप है, इनिशियल स्टेप है। तो पहले आप इसे करें। इसी तरह मैं आप हर एक बीमारी के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, उनको कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, क्योंकि हर अभ्यास हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए शुगर वालों के लिए अलग तरह का प्रोटोकॉल बनाया जाता है, जिनको अस्थमा है उनके लिए, और जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या आईबीएस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, या कोई सी भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, उनका भी प्रोटोकॉल इजीली अवेलेबल है। तो मैं उनके लिए भी पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा चैनल पे, जो आप चैनल पे फॉलो करके देख सकते हैं। अलर्ट पोजीशन कहते हैं हम हमेशा, और हमेशा अपने मध्य भाग में रहें योगा मैट के, राइट लेफ्ट या आगे पीछे ना रहें। जिससे क्या होगा, अगर आप गलती से डिसबैलेंस होते तो अपने मैट पर ही आप सेफली लैंड करें। ऐसा ना हो कि आप मैट के बाहर जाके आपको चोट लग जाए, इसलिए मैट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझ स्थिति में आ जाएं। जो क्रिया मैंने आपको 3 बताई, ग्रीवा कंधों के लिए, भुजाओं के लिए, और आपकी मेरुदंड यानी कि कमर के लिए, तो ये क्रिया तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, और खड़े होकर तो डेफिनेटली आपको करनी ही है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, कमर दर्द, और अगर जिसको बहुत ज्यादा स्टिफ बैक लगती है, पैरों में कंधे जितना अंतर करें आप, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखें, यहां से श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए सबसे पहले दाहिनी तरफ पीछे जितना यथासंभव जितना हो सके। इस पे एक सावधानी आपको देनी है कि जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपकी ना यहाँ की जो मसल्स हैं, नसें हैं, वो नस जैसे हम चढ़ जाती है लेग्स में, पैरों पे, वैसी यहाँ की भी मसल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो आप पीछे करेंगे तो हो सकता है वो कमर की जो नस है वो चढ़ जाए। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ करना है आपको। आप गए, हो सकता है आप इतना ही जा पाए, तो इतना ही आप पहले दिन करें। जब आप ये कॉन्टिन्यूस कर लेंगे 10 से 20 बार, तो क्या होगा, कमर थोड़ी आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप थोड़ा फ्लो फास्ट भी कर सकते हैं इसको। यहां से श्वास भरी, तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जो लोअर बैक वाला एरिया वो प्रॉपर खुल जाएगा। उन लोगों को क्या करना चाहिए, अब सबसे पहले आप समझ स्थिति में के बाद पैरों पे गैप करेंगे, कंधे जितना जितना आपने लोअर बैक की एक्सरसाइज के लिए किया था, क्रिया के लिए किया था। अब अपर बैक के लिए क्या करना है, आपको दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। अब ये चीज ध्यान रखनी है, आपकी जो ये हाथ है कान से पीछे, ऐसा नहीं कि सर पीछे जा रहा है, ये गलत तरीका है, इससे आपकी स्पाइन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो कोशिश करें दोनों हाथ कान से जितना पीछे आप ले जाएं, मतलब आपको ये जो छाती है, चेस्ट है, इसको ओपन करना है ज्यादा से ज्यादा लेंगे। तो क्या होगा, आपकी छाती ओपन होने लग जाएगी। जिन लोगों को मतलब लंग्स की प्रॉब्लम भी रहती है, वो भी ढंग से इस पे क्योर हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जब आपका अभ्यास और अच्छा हो जाए, तो आप अपर बैक को, लोअर बैक को, दोनों की क्रिया एक साथ मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। कंधे जितना अंतर पैर में रहेगा, दोनों हाथ लोअर बैक पे रहेगी। ये जो कोनियां है, इनको आपको जितना पीछे हो सके उतना ले जाना है। कोनियों को पीछे ले जाने से क्या होता है, आपका वक्षस्थल यानी कि छाती और एक्सपेंड हो जाती है, खुल जाती है। तो यहीं से फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन में श्वास भरेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे जितना हो सके, और फिर घुटनों को सीधे रखना है आपने, और यहां 90 डिग्री लाना है। फिर दोबारा श्वास भरेंगे और प्रश्वास करेंगे। शुरुआत में बहुत धीरे, बट आपको जब शुरुआत करें तब ऐसी क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आ सकता है जरूरत से ज्यादा। क्योंकि मोस्टली आप क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, इतने सालों से जो मसल्स है वो यूज ही नहीं हुए हैं। तो कोशिश ये करें कि धीरे धीरे शुरुआत करें। और मैं आपको कह सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप ये क्रिया कर लें तो डेफिनेटली आपके शरीर में किसी भी तरह का पेन है वो आपको विद इन 6 मंथ्स इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगी। बट कोशिश ये है कि आपको निरंतर करना है, कॉन्टिन्यूअस रखना है, प्रोसेस छोड़ना नहीं है, विश्वास रखना है योग में। अब जब इस एरिया में, हिप्स वाले एरिया पे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उससे रिलेटेड इश्यू जिन लोगों को रहता है, तो वो क्या कर सकते हैं, हाथों को सामने रख के श्वास भरनी है आपको सबसे पहले तो, और प्रश्वास करते हुए हल्का सा घुटनों को मोड़ना है और नीचे जाना है। फिर दोबारा श्वास भरनी है, प्रश्वास करते हुए नीचे आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है आपको। तो इसी तरह आप 5 से 10 बार शुरुआत में कर सकते हैं, जिससे क्या होगा,
जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी न्यूट्रिशन जो आप भोजन ग्रहण मतलब ले रहे हैं शरीर में, तो वो ऊर्जा आपकी मांसपेशियों तक प्रॉपर पहुंचेगी। और वो किसके थ्रू पहुंचती है? रक्त संचार के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचती है। क्योंकि आप जो खा रहे हैं अगर शरीर में लग ही नहीं रहा, तो आप कभी भी बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर पाएगी। तो कोशिश करें सांस छोड़ के नीचे जाने की। घुटने पंजों से ज्यादा आगे नहीं आने चाहिए, अन्यथा क्या होगा, आपको नी पेन बढ़ सकता है। तो आप हल्का हल्का करें, जिससे क्या हो, आपकी जो ये थाइज मसल्स हैं, ये जो हमारे बटक्स हैं, हिप्स हैं, हिप मसल्स हैं, पीछे की हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हालांकि नाम आपके लिए थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, बट मैं आपको बता दूं, ये जो मांसपेशियां होती हैं आपके पैरों के पीछे की, आपके निधन की मांसपेशियां और आपकी झंगा यानी कि झंगामुच, इनकी मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए, आप एक्टिव करने के लिए ये चीज कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास अच्छा हो जाए, 10 से 20 बार भी कर सकते हैं।